हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा जो 2022 में हुई थी, आरडीपी 2022। ये आगाज सीरीज का 7वां वीडियो लेक्चर है और इसमें कुल 20 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर है? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी मिनी, ऑप्शन सी परम या फिर ऑप्शन डी है माइक्रो। यहाँ बात हो रही है सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर में याद है आपको आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी परम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। मिनी कंप्यूटर आता है, माइक्रो कंप्यूटर आता है। इंटेल जो है वो प्रोसेसर का एक ब्रांड है। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपका परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सुपर कंप्यूटर के बारे में। चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 का, तत्कालीन आपका, अगर आपको पता होगा, भारत का सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अभी कौन सा सुपर कंप्यूटर है उसके लिए थोड़ा अवेयरनेस देख लेते हैं। तो देखिए, भारत में वर्तमान में प्रथम जो सुपर कंप्यूटर आता है टॉप में जो है वो एआई सुपर कंप्यूटर एरावत सुपर कंप्यूटर है। कौन सा है? अभी वर्तमान में एरावत सुपर कंप्यूटर भारत का सबसे एडवांस और सबसे टॉप स्पीड का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। दुनिया में इसका लिस्ट जो है वो 75वें नंबर पे आता है, 75 में आता है। कौन सा? एरावत सुपर कंप्यूटर, जो अभी वर्तमान में सीडैक पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है। इसके बाद भारत का ही परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर है जो विश्व में 131वें स्थान पर आता है। उसके बाद है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर जो 169वें स्थान पर आता है, और मिहिर सुपर कंप्यूटर है वो 316वें स्थान पर विश्व में स्थान रखता है। ये टॉप 4 हो गए भारत के। ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला नाम याद रखिएगा, भारत में पहला बोलेंगे तो एरावत है, दूसरे नंबर पर परम सिद्धि है, तीसरे नंबर पर प्रत्युष है, ये प्रत्युष थर्ड नंबर पे रहेगा भारत का, और फोर्थ में अभी वर्तमान में मिहिर है। ये समय के साथ बदलते जाते हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस डेट पे, एज ऑन डेट, पहले नंबर पर है एरावत सुपर कंप्यूटर। इसके अलावा एक चीज और पूछ लिया जाता है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो मैं पहले ही आपको बताया, परम 8000 ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ये सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, डीवीडी की संग्रहण की क्षमता होती है। ऑप्शन ए सीडी से ज्यादा, ऑप्शन बी सीडी से कम, ऑप्शन सी सीडी के समान, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डीवीडी अर्थात डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है एक नॉर्मल कंडीशन में 4.7 जीबी होती है। ठीक है। तो ये चीज हमको पता है। सीडी की कितनी होती है नॉर्मल कंडीशन में? तो 700 एमबी होती है। अब यहीं पे खेल है, आपको पता होगा जीबी क्या है, बड़ा है एमबी से। ठीक है। तो 700 एमबी छोटा है 4.7 जीबी से। तो डीवीडी की संग्रहण क्षमता क्या होगी? सीडी से ज्यादा होगी, ये सही होगा। सीडी से कम गलत है, सीडी के समान भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं भी गलत है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सीडी से ज्यादा होती है। क्लियर है? अगर बात करें इनके साइज का कंपैरिजन करने के लिए, तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी होता है वो 700 एमबी का होता है, डीवीडी 4.7 जीबी, और ब्लू रे डिस्क जो है वो 25 जीबी। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी ऑप्टिकल डिस्क में आपके मेमोरी वाले चैप्टर में डिटेल से बताया हूँ कौन सा कैसा रहता है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित की गणनाएं की जाती हैं खाली स्थान में। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी बाह्य मेमोरी, ऑप्शन सी सीयू, या फिर ऑप्शन डी एएलयू। रैम अर्थात होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाह्य मेमोरी को ही हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। सीयू कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट। ठीक है। और आपका एएलयू जो होता है वो कहा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, एएलयू। तो अरिथमेटिक की जो भी कैलकुलेशन होंगे, गणित में क्या होगा, अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है उसमें गणितीय गणनाएं की जाती हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। ठीक है। अब देखिए, एएलयू को पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू सीपीयू का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर में अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को क्या करता है? पूरा करता है। इसे कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क या फिर मैथमेटिकल ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है। एएलयू सीपीयू और जीपीयू के अंदर मौजूद रहता है। ठीक है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही क्या रहेगा? आपका एएलयू रहेगा। सीपीयू के अंदर ही आपका सीयू भी रहता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो रहेगा। इसके अलावा एमयू कहा जाता है जो मेमोरी यूनिट रहता है, जिसमें आपके इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी आते हैं। ठीक है।
तो ये ए और बी जो ऑप्शन है वो एमयू का भाग होगा, सीयू कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गणितीय गणनाएं किससे की जाती हैं? एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, या आपको बोला जाए तर्क की जो तर्क संचालन या फिर लॉजिक ऑपरेशंस हैं वो भी किससे किए जाते हैं? एएलयू से ही किए जाते हैं। क्लियर है? जैसे कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सीपीयू का कहा जाता है, वैसे कंप्यूटर का गणितीय दिमाग या गणितीय मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो एएलयू को कहा जाता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विंडोज में कॉपी की शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस बी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सी, या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जेड। अब देखिए कॉपी करने के लिए हम सबको पता है कंट्रोल प्लस सी का कमांड यूज करते हैं, ये कॉपी के लिए है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ए से होता है सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए यूज होता है किसके लिए? सेलेक्ट ऑल करने के लिए। कंट्रोल प्लस बी यूज होता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, स्पेशली अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं या कोई टेक्स्ट एडिट कर रहे हैं उसमें। सी आपका कॉपी करने के लिए होता है, और कंट्रोल जेड जो होता है ये कहा जाता है अंडू। इसके अलावा कंट्रोल वाई होगा, वो कहलाता है रीडू। शॉर्टकट कीज से रिलेटेड मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने का शॉर्टकट की है। ठीक है, अब देखेंगे कंट्रोल यहां रहता है, सी यहां रहता है, तो ये कंट्रोल सी है। कंट्रोल और सी को एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल का बटन दबाकर फिर सी का बटन दबाएंगे, दोनों एक साथ कंट्रोल प्रेस किए रहेंगे और सी दबाएंगे तो वो हो जाएगा कंट्रोल सी। ये कॉपी होता है। पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस भी, कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, रीडू कंट्रोल प्लस वाई, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, ऐसी बहुत सारे आपको कंट्रोल की मिल जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए कौन सा है? कंट्रोल प्लस सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सूत्र का प्रारंभ खाली स्थान से होता है। ऑप्शन ए बड़ा है, ऑप्शन बी बराबर है, ऑप्शन सी छोटा है, या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन मार्क। एक्सेल, एमएस एक्सेल की बात हो रही है। इसमें कुछ भी फॉर्मूला अगर लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला टैब में, तो कहां से लिखना प्रारंभ करते हैं? देखिए आपका एक्सेल सीट में कुछ भी फॉर्मूला लिखा जाता है वो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, बराबर है से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए एक्सेल में सभी फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होते हैं, इसके बाद कांस्टेंट होते हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू और कैलकुलेशन ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, स्लैश, एस्टरिक्स, माइनस और परसेंट साइन होते हैं। ये अलग अलग साइन से हो सकते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, वर्कशीट में वैल्यू को जोड़ने, गुणा करने, घटाने या भाग करने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए धन बी हमको लिखना है, तो ए धन बी लिखने के पहले हम लोग बराबर डालेंगे तो वो हो जाएगा एक्सेल का फॉर्मूला। उदाहरण के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला जैसे कि इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। ए वन क्या है? एक सेल का लोकेशन है। ठीक है, जो सेल ए वन की वैल्यू और सेल ए टू की वैल्यू को क्या करेगा? जोड़ेगा, और इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? फॉर्मूला बोलेंगे या सूत्र बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और आता है फंक्शन, वो भी मैं आगे बताऊंगा। जो फंक्शन होते हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं, उसमें पहले से क्लियर रहता है। जैसे एक फंक्शन है इज इक्वल टू सम। इज इक्वल टू सम अगर हम लोग लिखते हैं ए वन बी फाइव, ऐसा कुछ लिखेंगे तो वहां पे क्या करेगा? उन दोनों को मिलाकर सीधा जोड़ देगा, ये चीज काम करेगा। इसके अलावा जैसे ये जोड़ने के लिए था, वैसे घटाने के लिए इज इक्वल टू ए वन माइनस ए टू। ये सेल ए टू की वैल्यू को सेल ए वन की वैल्यू से क्या करेगा? घटाएगा। ठीक, फंक्शन क्या होता है मैं आपको पहले बताया, एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, वह एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध रहता है। उदाहरण के लिए सम ए वन, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा? ये वाला साइन, और उसके बाद बी टेन, या फिर हम लोग दूसरा है ये कॉमा के बाद मैक्स लेते हैं, तो उसमें से जो बड़ा रहेगा बी टेन और बी ट्वेंटी के बीच में जो बड़ा रहेगा उस वैल्यू को वो दिखाएगा। तो इसको कहा जाता है प्री डिफाइंड फॉर्मूला, उसको कहते हैं फंक्शन। और फॉर्मूला क्या होगा? जो इक्वल साइन से आप चालू करेंगे और आप उसमें आपके कैलकुलेशन ऑपरेटर लगाएंगे, जैसे कि प्लस माइनस। लेकिन इस फंक्शन में हमको लगाने का जरूरत नहीं है, सम में ही ऑलरेडी वो कैलकुलेशन ऑपरेटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इक्वल साइन से शुरू होता है। और ये जितने प्लस, स्लैश, माइनस, परसेंट, ये सब क्या है? कैलकुलेशन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो आपको कलर कोड में भी मैं यहां दिखाया हूं, आप अगर ध्यान देंगे तो नीले में इक्वल ही रहेगा, और ये आपके जैसे यहां देखेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन ऑपरेटर है, प्लस माइनस। ठीक है, तो वो चीजें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्विक हील खाली स्थान है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग भाषा, या फिर ऑप्शन डी
वायरस का प्रकार। हम एंटीवायरस पढ़े हैं, उसमें हम लोग देखे हैं क्विक हिल क्या है, एक एंटीवायरस है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना ही कोई वायरस। क्विक हिल सिक्योरिटी ये क्या है, एक एंटीवायरस है। क्विक हिल क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखिए क्विक हिल एंटीवायरस प्रो का आपका सॉफ्टवेयर आता है। इसके अलावा वेरियस आपको मार्केट में मिलेंगे, कास्पर स्काई मिलेगा, कोमोडो मिलेगा, एवीजी, बुलगार्ड, पांडा, अवीरा, ठीक है, अवास्ट, जी डेटा, ठीक, ऐप सिक्योर, बिट डिफेंडर, मालवेयर बाइट, इस प्रकार के मैकएफे, ये पूछा जाता है मैकएफे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जितने हैं ये सब क्या है, एंटीवायरस है। एंटीवायरस के लिए भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम खाली स्थान है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी ब्राउजर, ऑप्शन सी वेब सर्वर, या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। इसमें एक वर्ड आप देख रहे हैं गूगल। नॉर्मली गूगल को अगर देखें तो वो है सर्च इंजन, लेकिन यहाँ गूगल क्रोम है तो सर्च इंजन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। गूगल खाली रहेगा तो वो सर्च इंजन है, लेकिन जैसी ही गूगल क्रोम में हम लोग आ जाएंगे, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे ओपेरा मिनी है, फायरफॉक्स है, उस प्रकार का। तो ना तो वेब सर्वर है, ना ही इंटरनेट है। गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, आप सबके मोबाइल में भी रहता है, ठीक है, पीसी में भी यूज किया जाता है। तो ये क्या है, वेब ब्राउजर। इसके माध्यम से वेबसाइट सर्फिंग और सर्चिंग का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, वेब ब्राउजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर सर्च करने और वेब पृष्ठों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। यह एक माध्यम है जो उपयोगकर्ता को विभिन्न वेबसाइट पर जाने और विभिन्न ऑनलाइन सामग्री को देखने की अनुमति देता है, जैसे कि टेक्स्ट, छवियां, वीडियोस आदि। ठीक है, इसमें उपयोगकर्ता एक पता बार, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार, जिस पर यूआरएल दर्ज करके सीधा उस पृष्ठ पर पहुंच सकते हैं और उसे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी, ठीक है, ये सारे क्या है, वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्कैनर खाली स्थान है। ऑप्शन ए आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका जो स्कैनर है, हम सबको पता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार देखे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में अगर हम लोग जाने थोड़ा स्कैनर के बारे में, तो स्कैनर एक उपकरण है जो छवियों, पत्रों या अन्य तरीकों, तस्वीरों को डिजिटल रूप में स्कैन करके एक डिजाइन किया गया है, स्कैन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग अक्सर कागजी दस्तावेज, फोटोग्राफ और अन्य सामग्रियों को कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। स्कैनर कागजी दस्तावेज को स्कैन करके उसे एक डिजिटल इमेज में बदलता है, जिसे आप कंप्यूटर में सहेज सकते हैं और उस पर विभिन्न संपादन या फिर एडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। स्कैनर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि फ्लैट बेस स्कैनर, फीडर स्कैनर, फोटो स्कैनर, इसके अलावा ड्रम स्कैनर। ठीक है, तो ये सब स्कैनर के प्रकार हैं। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन की ओर हमारा बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, पिछले बार हम लोग फॉर्मूला देखे थे, अभी बात हो रही है फंक्शन की। कौन सा फंक्शन कैटेगरी एक्सेल में नहीं है। ऑप्शन ए लॉजिकल, ऑप्शन बी डेटा सीरीज, ऑप्शन सी है आपका वित्तीय, या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट। इंग्लिश में चलते हैं, लॉजिकल, डेटा सीरीज, फाइनेंशियल, या फिर टेक्स्ट। आपको मैं बता दूं, एक्सेल में बहुत सारे आते हैं, आपको कुल 7 से 8 मिलेंगे क्या फंक्शन कैटेगरी, जिसमें से डेटा सीरीज नाम का फंक्शन कैटेगरी नहीं आता। लॉजिकल आते हैं, फाइनेंशियल आता है, टेक्स्ट आपका फंक्शन कैटेगरी आता है, लेकिन डेटा सीरीज नाम से कुछ भी नहीं आता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, नहीं है पूछा है, पूछा ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा सीरीज। इस नाम का कोई फंक्शन कैटेगरी नहीं आता। तो कौन सा आता है भाई, थोड़ा उसको जान लेते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, पहले उसको अगर समझे तो फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ये पहले ही बता चुका हूं इसी सेशन में, और यह एक्सेल में पहले से ही क्या रहता है, उपलब्ध रहता है। सिंपल शब्दों में समझें तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या है, फॉर्मूले का टेम्पलेट है। फॉर्मूले का टेम्पलेट मतलब प्री मेड फॉर्मूला, प्री डिफाइंड फॉर्मूला को ही क्या बोलते हैं, फंक्शन कहा जाता है एमएस एक्सेल में। क्लियर है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मैं आपको बताया था 7 से 8। एक होता है मैथ्स या जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो उसके अलावा डेट एंड टाइम का फंक्शन, टेक्स्ट का फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकली फंक्शन, और लुकअप और रेफरेंस फंक्शन। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ था, तो टेक्स्ट दिया हुआ था ऑप्शन में, ये टेक्स्ट है। फाइनेंशियल दिया हुआ था, ये फाइनेंशियल है।
और इसके अलावा लॉजिकल दिया हुआ था, ये लॉजिकल है। आप ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन वो में आपको डेटा सीरीज का नहीं मिलेगा, मैथ्स के मिलते हैं, डेट टाइम का, टेक्स्ट का, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकल और लुकअप या फिर रेफरेंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इतने 7 प्रकार के आपके फंक्शन कैटेगरी मिलते हैं एमएस एक्सेल में, ठीक है? तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है डिटेल में अगर जाए तो ये याद रख लीजिएगा 7 कौन-कौन से हैं वो, ठीक है? कौन नहीं है तो डेटा सीरीज नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, खाली स्थान है। ऑप्शन ए एएलयू, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी सीपीयू या फिर ऑप्शन डी है सीयू। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि जो एएलयू है ये कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क है, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन किसको कहा जाता है? सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। क्लियर है? सीपीयू जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, कंप्यूटर सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा है जो आमतौर पर कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में समझा जाता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य कंप्यूटर के सभी कार्यों को निर्देशित करना और उन्हें पूर्ण करना है। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डेटा को प्रोसेस करने और आउटपुट डेटा को उत्पन्न करने के लिए अनेक कार्यों को संचालित करता है। यह कंप्यूटर की क्षमता और गति को नियंत्रित करने में मदद करता है और आपके सिस्टम के दूसरे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ संगत होता है। सीपीयू की क्षमता को मापने के लिए मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है जो उसकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। हाई मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज वाले सीपीयू ज्यादा स्पीड और प्रोसेसिंग आपको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग की स्पीड प्रदान करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहेंगे? सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मेरे ख्याल से ये सीरीज आप लोग देख रहे होंगे तो इम्पैक्ट प्रिंटर हटा गया होगा। कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा। जो प्रिंटर है ये पेज प्रिंटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार का आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है। अगर आप लोगों ने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर नहीं देखा होगा तो रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट या फिर जो नॉर्मल आप काउंटर पर जाकर जो टिकट कटाते हैं वो टिकट जो प्रिंट होता है उस प्रिंटर को कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिटेल में है, जाके देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पहला चीज ध्यान रखिएगा, नकारात्मक क्वेश्चन है और क्या पूछा गया? ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में। ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी ऑफिस, ऑप्शन सी विंडोज या फिर ऑप्शन डी लिनक्स। आप सबको पता होगा डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑफिस होगा। क्लियर है? एमएस ऑफिस में आपको क्या मिलते हैं? तो ऑफिस में आपको मिलता है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। डेटाबेस के लिए स्पेशली डीबीएमएस के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एमएस एक्सेस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा वन नोट है, आपका पब्लिशर है। अलग अलग आपको एमएस ऑफिस में क्या मिलेंगे? सॉफ्टवेयर मिलेंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस खाली स्थान है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी मेमोरी या फिर ऑप्शन डी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको पता होगा वायरस का एक डेफिनेशन है कि जो खराब पूर्ण या दोष प्रोग्राम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। और प्रोग्राम कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। तो दोषपूर्ण प्रोग्राम या दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर को ही क्या कहा जाता है? वायरस कहा जाता है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अगर आप देखेंगे जो आपके कंप्यूटर में कुछ भी वायरस रहता है, सिस्टम में वो खराबी उत्पन्न कर देता है और उस सिस्टम की खराबी को दूर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहा जाता है क्या? एंटीवायरस। जो कंप्यूटर के आपके जो भी वायरस है उनको दूर भगाता है, उसके मालवेयर हो, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हो, उनको हटाने का जो काम करता है उसको कहा जाता है एंटीवायरस। क्लियर है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? एमएस डॉस, एमएस पीपीटी, लिनक्स या फिर एमएस ऑफिस। ठीक है, एमएस डॉस मतलब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओएस है, तो ये तो नहीं होगा। एमएस पीपीटी, हाँ ये चीज आपका देखेंगे ध्यान में, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एमएस पीपीटी,
ये पावर पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, पावर पॉइंट, ठीक है। लेकिन ये इस पैकेज में ये एमएस वर्ड पैकेज का हिस्सा, एमएस ऑफिस पैकेज का हिस्सा है, एमएस ऑफिस का हिस्सा है, एमएस पीपीटी, ठीक है। लिनक्स ओएस है, ये भी नहीं होगा। एमएस ऑफिस ही क्या है, एक पैकेज है जिसमें एमएस वर्ड आते हैं, एक्सेल आते हैं, पावर पॉइंट आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही वो बताया, ऑफिस पैकेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस ऑफिस। क्लियर है। वर्ड आएंगे, एक्सेल आएगा, पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, लिंक, इन्फोपाथ, इस प्रकार के बहुत सारे आपको वेरियस वैरायटी के क्या मिलेंगे, सॉफ्टवेयर पैकेज मिलेंगे। इसको कहा जाता है, इस पूरे बंडल को कहा जाता है एमएस ऑफिस पैकेज। इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोम खाली स्थान है। ऑप्शन ए स्थायी मेमोरी, ऑप्शन बी अस्थायी मेमोरी, ऑप्शन सी बाह्य मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। रोम, रोम का फुल फॉर्म पहले हम लोग अगर जाने, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। रोम को क्या कहा जाता है, रीड ऑनली मेमोरी। और आपको पता होगा रीड ऑनली जो मेमोरी होता है ये नॉन वोलेटाइल, कैसा है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तनशील। याद रखिएगा इसको, परमानेंट टेम्परेरी ऐसा मत याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा रीड ऑनली मेमोरी क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अपरिवर्तनशील है, ठीक है। और जो अपरिवर्तनशील होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। अर्थात रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है। क्लियर है, ठीक। रोम के बारे में अगर थोड़ा हम लोग जान ले तो देखिए, रोम अर्थात रीड ऑनली मेमोरी, यह एक स्थायी या फिर नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डेटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए इसे रीड ऑनली मेमोरी कहा जाता है। अब इसमें भी रोम में भी आपके अलग अलग प्रकार आते हैं, पी रोम आता है, ईपी रोम आता है, ठीक है। उसके बाद ईपी रोम आता है, इस टाइप का एम रोम आता है, मास्क रोम जिसको कहा जाता है। तो उस पर डेडिकेटेड आपके मेमोरी वाले चैप्टर में मैं समझा चुका हूं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस इतना जानिए कि रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, या जिसको हम लोग परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी या फिर अपरिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है। ऑप्शन ए एआई, ऑप्शन बी एक्सपर्ट सिस्टम, ऑप्शन सी जावा, या फिर ऑप्शन डी एएनएन। एआई अर्थात होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। जावा जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एएनएन को कहा जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। फुल फॉर्म अगर देखें तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एआई का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये चीज समझ आ गया। अब इसका जो आंसर है, विशेषज्ञों को निर्णय लेने में सहायक होती है, वो उसको कहा जाता है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। एआई नहीं, ना ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक, ये दोनों ही नहीं होते ना। अब जावा तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसको छोड़ ही दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए, एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका इस्तेमाल कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और हम इंसानों की तरह निर्णय लेने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक्सपर्ट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मनुष्य की तरह सोचने और समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया गया है। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है जिसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर समस्याओं को सुलझाने के लिए ह्यूमन यानी कि इंसान की आवश्यकता पड़ती है। और सरल शब्दों में कहें तो यह सिस्टम मनुष्य की तरह समस्याओं को हल करने में सक्षम है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा, विशेषज्ञों को निर्णय लेने में जो सहायक होता है वो है आपका एक्सपर्ट सिस्टम। एआई जो है वो बहुत सारे चीजों के लिए यूज हो सकता है, उसका एक हिस्सा है, आप बोल सकते हैं एक्सपर्ट सिस्टम, लेकिन पूरा एआई आप नहीं बोल सकते, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपर्ट सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज के पास कौन सा इंटरफेस होता है। ऑप्शन ए कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी कमांड यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर ऑप्शन डी है ओपन सोर्स इंटरफेस। विंडोज से बात हो रही है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो कौन सा इंटरफेस यूज करता है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
इसके अलावा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कौन यूज करता है? तो एमएस डॉस यूज करता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, या हम लोग इसको कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि डॉस कमांड भी यूज करता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? विंडोज के पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक, अब देखिए जीयूआई बेस्ड कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, ये कभी आपको पूछ दें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये जीयूआई बेस्ड है, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके अलावा लिनक्स है। एंड्रॉइड आप देखेंगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बेसिकली होता क्या है, आपका आइकॉन रहता है, थंबनेल रहता है। जैसे आप देखेंगे गैलरी खोलते हैं तो गैलरी का एक आइकॉन बना रहता है, कैमरे का एक आइकॉन रहता है, माई कंप्यूटर का आइकॉन रहता है, उस प्रकार से। इसके अलावा एप्पल आईओएस, जिसमें आपके एप्पल फ़ोन के आईओएस आएँगे, एंड्रॉयड एप्पल, इसके अलावा मैक ओएस एप्पल का ही जो आपका पीसी वर्ज़न है, जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये सब क्या है आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के, और यहाँ पूछा किसका था? विंडोज़ का पूछा था। ये विंडोज़ किसका है? जीयूआई अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे काम करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है? चलिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू है। ऑप्शन ए वेब वाइल्ड वर्ल्ड, वेब वाइल्ड वर्ल्ड। ऑप्शन बी वाइड वेब वर्ल्ड। ऑप्शन सी वाइड वर्ल्ड वेब, या ऑप्शन डी है वर्ल्ड वाइड वेब। नाम से ही क्लियर है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? सही होगा आंसर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, बस शब्दों को इधर उधर किया गया है, और आपको अगर पता होगा तो डब्ल्यू 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 अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक, देखिए ये पूरा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, टिम बर्नर ली के द्वारा ये डिजाइन किया गया था, और इसके लिए फिर बाद में W3 ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड WWW या फिर W3 ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किया गया। इसके जो मुखिया थे वो उस समय टिम बर्नर्स ली हुआ करते थे। ठीक, चलिए अगला कुछ जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला 19वां क्वेश्चन है, यूट्यूब खाली स्थान है। ऑप्शन ए सर्च इंजन, ऑप्शन बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑप्शन सी है वेबसाइट, या फिर ऑप्शन डी प्रोग्रामिंग पैकेज। देखिए यूट्यूब जो आप देख रहे हैं वो एक क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ना कि एक सर्च इंजन। सर्च इंजन आपका गूगल है, यूट्यूब सर्च इंजन नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे फेसबुक में होता है, जैसे यूट्यूब में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक्स है, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है। तो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है उसको कहा जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके अलावा वेबसाइट भी नहीं, प्रोग्रामिंग पैकेज भी नहीं। ठीक, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पहले ही बताया हूं, लेकिन अभी बता दे रहा हूं रिटर्न में भी। यूट्यूब का जो निर्माण है वो पेपाल में काम करने वाले 3 दोस्त थे, चैड हर्ले, ठीक है, स्टीव चेन और जावेद करीम, जिसमें दिमाग सबसे पहले यूज किया जावेद करीम का। उनको एक बार क्या हुआ था, वो घूमने गए हुए थे और उन्होंने एक वीडियो बनाया। उनको मन किया कि मैं ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखाऊं। ठीक है, तो उनके दिमाग में पहली बार आया कि कहीं ऐसा कोई साइट रहे जिसमें हम वीडियो बनाएं और बाकी दुनिया वाले उसको देख सकें। तो ये आइडिया जावेद करीम का था, और उसमें सहयोगी थे चैड हर्ले और स्टीव चेन। तीनों ने मिलकर, तीनों पेपाल में काम करने वाले थे, याद रखिएगा। तीनों ने मिलकर 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब का निर्माण कर दिया था। ठीक है, 14 फरवरी 2005, ये सन याद रखिएगा। डेट अगर भूल जाते हैं कोई बात नहीं। ठीक है, सन याद रहना चाहिए, 14 फरवरी। ठीक, उनका उद्देश्य था एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां लोग वीडियो अपलोड करके उन्हें दुनिया भर के लोग देख सकें। ठीक, इसके बाद 2006 में, नवंबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को खरीद लिया, और जिसकी कीमत लगभग 1.65 बिलियन डॉलर्स थी उस समय। आजकल यूट्यूब दुनिया भर के एक प्रमुख वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन गया है, जिसमें हर तरह के वीडियो जैसे कि शिक्षण, कला, मनोरंजन और व्यावसायिक उपयोग उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ इसको हाईलाइट अलग से मैं कर दिया हूँ। यूट्यूब कैसा है? तो वीडियो शेयरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एक प्रकार का खाली स्थान पटल है। ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर ऑप्शन डी है संवाद। ठीक, मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है? मल्टी मीडियम। मैं आपको पहले ही बताया था, मल्टी मीडिया का होता है मीडियम। ठीक है, तो मल्टी मीडियम मतलब एक से अधिक माध्यम में हम जब अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, या आपके वीडियो के रूप में, ग्राफिक्स के रूप में, एनिमेशन के रूप में, ऑडियो के रूप में, वेरियस आपके मीडियम हो सकते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है? संवाद का या फिर कम्युनिकेशन का माध्यम है। जैसे मैं आपके सामने वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में, इवन टेक्स्ट एनिमेशन के रूप में अपनी बातों को आपको समझा रहा हूं, ये क्या है? एक मल्टीमीडिया है। ठीक है,
तो इससे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, संवाद, जिसमें वीडियो मिलेंगे आपको, एनिमेशन मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, टेक्स्ट मिलेंगे, ग्राफिक्स मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। ये सब माध्यम क्या कहलाते हैं? मल्टीमीडिया। ठीक? तो मल्टीमीडिया क्या है? कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन में फ़ोन ले सकते हैं, एडवर्टाइज़मेंट ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, चैट, माइक्रोफ़ोन, रेडियो, ठीक है? टाइपिंग आइकॉन, सोशल मीडिया, स्कैम, ठीक? अलग-अलग प्रकार से हम लोग नेटवर्क, ये सब जितने भी आपको दिखेंगे, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन के क्या हैं? मल्टी मीडियम है। क्लियर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मल्टीमीडिया किसका प्रकार है? संवाद का एक पटल है। क्लियर है? तो यहाँ से हमारा 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं। आप यूट्यूब में नोट्स अगर चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये कुछ सोशल साइट हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स के। तो आप चाहें तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें। मैं इस वीडियो का टारगेट 50 ही रखूँगा। आप लोग 50 वीडियो लाइक करिए, उसके बाद अगला वीडियो फिर हम लोग डालते हैं। अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे छात्रावास अधीक्षक एवं अधीक्षिका परीक्षा 2023 का। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये 2023 में अभी जो लास्ट में हुआ था उसका है, आईटीआई हॉस्टल वार्डन वो का जो हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका हुआ था, ठीक है? आईटीआई के लिए। अब धीरे-धीरे बढ़ते जाएँगे, 2024 के भी क्वेश्चन आएँगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।